नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर आरजेडी ने दिया उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को किया अपने पाले में। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी में शामिल होते ही लवली आनंद ने नीतीश सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि स्वरा भास्कर का पूर्व बिहार डीजीपी पर हमला, कहा सुशांत पर अपना एजेंडा चमकाया। जी हाँ दोस्तों, सुशांत को न्याय नहीं बल्कि गुप्तेश्वर पांडे ने खुद के लिए न्याय कर लिया, ये आरोप बिहार में उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की जनता जबरदस्त झटका देने के लिए तैयार है भाजपा और जेडीयू को, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राजद ने दिया उपेंद्र कुशवाहा को दिया बड़ा झटका, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को किया अपने पाले में। जी हां दोस्तों, महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को नकार कर वहां से निकले रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को राजद ने 28 सितंबर सोमवार को जोरदार झटका दिया। उपेंद्र की पार्टी रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी को राजद ने अपने पाले में ले लिया है। नेता प्रतिपक्ष खुद तेजस्वी यादव ने रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी को राजद में शामिल कर लिया। यह उस समय हुआ जब उपेंद्र कुशवाहा नए सिरे अपने ठिकाने को ले मंथन कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी महागठबंधन से अलग हो गई है। वर्तमान में उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में एनडीए के साथ गठबंधन की राह तलाश रहे हैं। इधर आज ही बिहार में बने तीसरे मोर्चे में भी उनके शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। भूदेव चौधरी को रालोसपा ने पिछले वर्ष 2019 के अक्टूबर में ही पार्टी की प्रदेश इकाई की कमान सौंपी थी। तेजस्वी ने भूदेव चौधरी को अपने आवास पर राजद की प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई। उपेंद्र कुशवाहा सोमवार को दिल्ली से पटना लौट आए। उन्होंने पार्टी के प्रमुख साथियों के साथ चुनाव अभियान पर चर्चा की। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी में शामिल होते ही लवली आनंद ने नीतीश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, पूर्व सांसद लवली आनंद ने सोमवार को आनंद फानन में राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। वे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी। वहीं तेजस्वी यादव और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उनके बेटे चेतन आनंद ने भी राजद का दामन थामा। चुनावी सीजन में राजपूत वोटरों को रिझाने के लिए राजद का इसे बड़ा दाव माना जा रहा है। राजद में शामिल होते ही लवली आनंद ने जेडीयू नेतृत्व पर सीधा हमला बोला। लवली आनंद ने कहा कि मौजूदा सरकार जुल्मी सरकार है। इसने आनंद मोहन समेत तमाम बड़े नेताओं को जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आनंद मोहन को रिहा करने का वादा करके धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि वे और उनके सभी सहयोगी समर्थक पूरी ताकत से राजद के लिए काम करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। स्वरा भास्कर का पूर्व बिहार डीजीपी पर हमला, कहा सुशांत की मौत पर अपना एजेंडा चमकाया। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने पूर्व बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर निशाना साधा है। 1987 बैच के आईपीएस अफसर रहे पांडे ने जेडीयू पार्टी को हाल ही में ज्वाइन किया है। बिहार के रॉबिन हुड के तौर पर लोकप्रिय पांडे ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार डिफेंड किया है और उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच का भी सपोर्ट किया था। 1987 बैच के आईपीएस अफसर रहे पांडे ने जेडीयू पार्टी को हाल ही में ज्वाइन किया है। माना जा रहा है कि वे अगले महीने होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। स्वरा ने पांडे की इस मौका परस्ती पर भी निशाना साधा है। इस खबर पर रिएक्ट करते हुए स्वरा ने लिखा, चलिए यही था किसी के दुखद अंत पर अपना एजेंडा चमकाना। गौरतलब है कि बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सुशांत केस के चलते काफी सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने बीएमसी द्वारा आईपीएस अफसर विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने पर मुंबई प्रशासन की कड़ी आलोचना की थी। इसके अलावा उन्होंने ये तक कह दिया था कि रिया चक्रवर्ती की औकात क्या है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के खिलाफ गोरखपुर में भारतीय किसान यूनियन का बड़ा प्रदर्शन, किसान कानून वापस लेने की मांग। जी हां दोस्तों, किसान बिल को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन ने गोरखपुर में विभिन्न मांगों को लेकर विरोध मार्च निकाला। गोरखपुर के प्रमुख गोलघर से विरोध मार्च के रूप में पद यात्रा निकालते हुए भाकियों के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भाकियों कार्यकर्ताओं ने किसान बिल वापस लेने की मांग भी की। भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई ने गोरखपुर में विभिन्न मांगों को लेकर आज गोलघर की सड़कों पर पदयात्रा निकालकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और किसानों ने गोलघर की सड़कों पर नारेबाजी करते हुए किसान कानून वापस लेने की मांग की। किसानों की ओर से मांग करते हुए भाकियों के
के मंडल अध्यक्ष रामकिशन सिंह ने कहा कि भारत सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जो 3 नए कानून बनाए हैं, इसका भारतीय किसान यूनियन पूर्ण रूप से विरोध करती है। उन्होंने कहा कि ये कानून किसान विरोधी है। भारत सरकार किसानों की हितैषी है, तो यह तीनों कानून को रद्द किया जाए और इसे वापस लिया जाए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि क्रय केंद्र न्याय पंचायत स्तर पर खोला जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की जाए, कोई भी सरकारी मूल्य से कम में अनाज खरीदे तो उसे जेल हो, जिससे सभी छोटे बड़े किसानों की पहुंच में हो। क्रय केंद्र वर्ष में 12 महीने खोले जाएं, जिससे जब चाहे किसान अपनी फसल भेज सके और उसका पैसा खाते में तत्काल पहुंच जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र कांग्रेस ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा गुप्तेश्वर पांडे को टिकट मिलना होगा तकलीफ दे। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस ने सोमवार को जेडीयू पर तंज कसते हुए हमला किया। जेडीयू पर साधा निशाना। महाराष्ट्र कांग्रेस ने बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को लेकर जेडीयू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस का अपमान करने वाले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को टिकट देती है तो यह बहुत तकलीफ देह होगा, खासकर जबकि राज्य में भाजपा के चुनाव प्रभारी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने ट्विटर पर लिखा कि फडणवीस यदि पांडे की उम्मीदवारी का विरोध नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र की जनता उनसे कई सवाल पूछेगी। आपको बता दें कि बीते रविवार को ही बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करने के बाद गुप्तेश्वर पांडे मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मुझे खुद सीएम ने बुलाया और शामिल होने के लिए कहा। पार्टी मुझसे जो भी करने को कहेगी मैं करूंगा। मैं राजनीति नहीं समझता, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं जिसने अपना समय समाज के दलित वर्ग के लिए काम करने में बिताया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी की कांग्रेस शासित राज्यों को सलाह, कृषि कानून के खिलाफ पारित करे कानून। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शासित प्रदेशों की सरकारों से सोमवार को कहा कि वे केंद्र सरकार के कृषि विरोधी कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए अपने यहां कानून पारित करने की संभावना पर विचार करें। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक सोनिया ने कांग्रेस शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे संविधान के अनुच्छेद 254A के तहत कानून पारित करने के संदर्भ में गौर करें। वेणुगोपाल ने कहा कि यह अनुच्छेद इन कृषि विरोधी एवं राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल देने वाले केंद्रीय कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए राज्य विधानसभाओं को कानून पारित करने का अधिकार देता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकारें हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में वह गठबंधन सरकार का हिस्सा है। वेणुगोपाल ने दावा किया, राज्य के इस कदम से कृषि संबंधी 3 कानूनों के अस्वीकार्य एवं किसान विरोधी प्रावधानों को दरकिनार किया जा सकेगा। इन प्रावधानों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने और कृषि उपज विपणन समितियों को बाधित करने का प्रावधान शामिल है। कांग्रेस महासचिव ने यह भी कहा, कांग्रेस शासित प्रदेशों की ओर से कानून पारित करने के बाद वहां किसानों को उस घोर अन्याय से मुक्ति मिलेगी जो मोदी सरकार और भाजपा ने उनके साथ किया है। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को इन विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसके बाद ये कानून बन गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने चुनौतीपूर्ण समय में किसानों के साथ विश्वासघात किया, पायलट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि सरकार ने एक चुनौतीपूर्ण समय में किसानों के साथ विश्वासघात किया है। पायलट ने सोमवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। खुद राज्य के घटक दल इसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस ने पूरे देश में किसानों साथ खड़े होकर लड़ने का निर्णय किया। अब इसको हम आगे भी लेकर जाएंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार ने एक चुनौतीपूर्ण समय में किसानों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार का सबसे पुराना घटक दल है अकाली दल, उन्होंने भी इसका विरोध किया। जब आप अकाली दल के सांसदों और कैबिनेट मंत्री को नहीं समझा पाए तो आप किसानों को क्या समझाएंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयकों को जानबूझकर ऐसे समय में लाया गया है जब अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। उन्होंने कहा कि कृषक और किसान संबंधी सभी लोगों को इस विधेयक से हानि हो रही है और यह जानते हुए भी जानबूझकर इसे पारित किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी यह मानती है कि कृषि में निवेश हो, किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिले, लेकिन आप एपीएमसी और मंडी को समाप्त कर एक नई व्यवस्था चालू करेंगे, जबकि चंद उद्योगपति इस पर एकाधिकार कर लेंगे। इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है और मैं समझता हूं कि अंतिम दम तक कांग्रेस पार्टी इस कानून का विरोध करेगी और किसानों के न्याय के लिए हम कोई कसर छोड़ने वाले नहीं हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार देने जा रही है एक और झटका, देश में रेल यात्रा होंगी महंगी। जी हां दोस्तों, देश में रेल यात्रा और महंगी होने वाली है। सरकार जल्द ही यूजर डेवलपमेंट फीस यानी यूडीएफ में बढ़ोतरी करने जा रही है। इस बढ़ोतरी को अगले महीने कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक अब यूजर डेवलपमेंट फीस 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक हो सकती है। अलग अलग श्रेणी पर भिन्न यूजर फीस लागू होगी। यह यूडीएफ प्राइवेट स्टेशन से यात्रा करने पर ही यात्री पर लागू होगा। सूत्रों का कहना है कि यूडीएफ 5 श्रेणियों में लागू हो सकता है। एसी 1 पर 35 से 40 रुपए, एसी 2 पर 30 रुपए, एसी 3 पर 25 से 30 रुपए और स्लीपर पर 10 रुपए का चार्ज लगेगा। बता दें कि सरकार देश के बड़े स्टेशनों को आधुनिक और वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए पीपीपी मॉडल पर काम कर रही है। इसके तहत स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन को प्राइवेट प्लेयर को सौंपा जाएगा, जहां इसके बाद उस स्टेशन रीडेवलप कर आधुनिक और तमाम यात्री सुविधाओं के साथ तैयार किया जाएगा। इसके बदले में रेलवे प्राइवेट प्लेयर को कमाई के नए नए रास्ते मुहैया करवाएगा। इसमें यूजर डेवलपमेंट फीस भी शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में चुपके चुपके कांग्रेस को मजबूत कर रही है प्रियंका गांधी, मास कनेक्ट पर फोकस। जी हां दोस्तों, भारत के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मीडिया में सुर्खियों के बिना बदलाव से गुजर रही है। 2019 के लोकसभा चुनावों में हिली हुई जड़ें अब विधानसभा चुनाव के लिए जमती हुई नजर आ रही हैं। इस प्रक्रिया के पीछे कोई एजेंट नहीं, बल्कि खुद पार्टी महासचिव और प्रभारी प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी को यूपी के कांग्रेस कार्यकर्ता दीदी के नाम से बुलाते हैं। प्रियंका काफी हद तक अपनी दीदी, अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यशैली में वह अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरह नजर आती हैं। पिता की तरह प्रियंका ने भी आम कांग्रेसी लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। 2019 में पार्टी की हार के बाद प्रियंका गांधी यूपी के 5000 पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुकी हैं। कैंडिडेट्स और सीनियर नेताओं से मिलने के अलावा वह हर जिले की कार्यकारिणी से कम 10 सदस्यों से मुलाकात कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को फिर से मजबूती से खड़ा करने के लिए प्रियंका गांधी बिना थके काम कर रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस सांसद ने पीआईएल दायर कर कृषि कानूनों को दी चुनौती। जी हां दोस्तों, देश भर में कृषि बिल के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने संसद से हाल ही में पास हुए कृषि से जुड़े 3 विधेयकों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद अब ये बिल कानून का रूप ले चुके हैं। प्रतापन ने अपनी याचिका में कहा है कि कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के खिलाफ है। याचिका में दलील दी गई है कि कृषि उपज विपणन समिति के बिना किसान बिना सुरक्षा कवच के हो जाएंगे और बाजार बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों के लालच में पड़ जाएगा। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक लाभ कमाना चाहते हैं और गरीबों को इन्हें कोई परवाह नहीं है, जो अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर रहते हैं। अधिवक्ता जेम्स पी थॉमस के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि एपीएमसी से किसानों का शोषण रोकने में मदद मिली है। एपीएमसी ये सुनिश्चित करती है कि कोई किसान मंडी से खाली हाथ नहीं लौटेगा। याचिका में प्रतापन ने कहा, समझौतों को बढ़ावा देने के लिए की गई फार्मिंग से किसानों को अपनी उपज के सही दाम नहीं मिल पाएंगे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि शीर्ष अदालत कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून की धारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18 और 19 को अवैध ठहराएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बहार है, एनडीए में रार है और चिराग अलग होने को तैयार हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन का दौर भी 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसके बावजूद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने 42 सीटों की दावेदारी करते हुए कहा कि इससे कम सीटों पर एनडीए से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि एनडीए में फिलहाल एलजेपी को 25 से 30 सीटें ही मिलने की संभावना है। ऐसे में चिराग के सामने एनडीए से बाहर होकर अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती है। चिराग बिहार को रोशन करेंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। दरअसल एलजेपी 2015 की तरह ही इस बार भी 42 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। एलजेपी की दलील है कि 2014 में वो 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो उन्हें 1 लोकसभा सीट के अनुपात से 6 विधानसभा सीट मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 1 राज्यसभा सीट मिली थी। इस लिहाज से एलजेपी को इस चुनाव में भी 42 सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि 42 सीटें न मिलने की हालत में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने नया फार्मूला रखा है।
एलजेपी को 33 विधानसभा सीटों के साथ बिहार में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाले 12 एमएलसी में से 2 सीटें चाहिए। इसके अलावा अक्टूबर के अंत में उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में एक राज्यसभा सीट की डिमांड भी एलजेपी रख रही है। चिराग ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को एक दूसरा फॉर्मूला भी दिया है। इसके तहत अगर उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं दी जाती है तो बिहार में एनडीए सरकार बनने पर बीजेपी के साथ साथ एलजेपी से चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, मोदी के सामने भाजपाइयों में मारपीट, पुलिस ने सुरक्षित निकाला प्रदेश अध्यक्ष के दफ्तर में कैद हुए कांग्रेस नेता। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में अब मात्र 1 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी नेता टिकट के लिए एड़ी चोट का जोर लगा रहे हैं। ऐसे ही कुछ फरियादी भाजपा दफ्तर में रविवार को टिकट के लिए आपस में भिड़ गए। इस दौरान वहां बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे। टिकटार्थियों ने हंगामा करते हुए मोदी को घेर लिया। बाद में उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। लखीसराय से बड़ी संख्या में लोग मंत्री विजय कुमार सिन्हा की शिकायत लेकर भाजपा दफ्तर पहुंचे थे। कार्यकर्ता मंत्री का टिकट काटने की मांग कर रहे थे और लखीसराय से किसी नए चेहरे को टिकट देने की मांग कर रहे थे। पार्टी की रूटीन बैठक के बाद जब डिप्टी सीएम जाने लगे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। लोग उनकी गाड़ी के सामने खड़े हो गए और नारे लगाने लगे। मोदी ने उन्हें समझने की कोशिश की लेकिन वे लोग नहीं माने और उनके बॉडीगार्ड से उलझने लगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, सीपीएम कुछ सीटों पर दोस्ताना संघर्ष को तैयार। येचुरी ने कहा बीजेपी जेडीयू सरकार को हटाना प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, सीपीएम महागठबंधन के साथ ही चुनाव मैदान में उतरेगी, लेकिन पूरी सीटें नहीं मिली तो कुछ जगह दोस्ताना टक्कर की भी तैयारी हो रही है। रविवार को पार्टी की वर्चुअल बैठक में दोस्ताना टक्कर पर भी चर्चा हुई। राज्य समिति के साथ बैठक में राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि चुनाव में उनका मुख्य उद्देश्य भाजपा और जेडीयू को सत्ता से बाहर करना है, लिहाजा सीटें बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन जीत बहुत जरूरी है। कहा कि हर हाल में इस बार बिहार से एनडीए को हटाने के लिए जनता तैयार है। बैठक को बिहार प्रभारी हन्नान मोल्ला और एसआर पिल्लई ने भी संबोधित किया। मोल्ला ने प्रस्ताव दिया कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो कुछ सीटों पर दोस्ताना टक्कर के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही इसका संदेश भी राजद को दे देना चाहिए। पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि एनडीए को हराना है तो गठबंधन जरूरी है, लिहाजा हम कोई नाजायज मांग भी नहीं रखते हैं। दूसरे दलों को इस पर विचार करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के हित में एनडीए से बाहर आना अकाली दल का सराहनीय फैसला। शिवसेना, जी हां दोस्तों, शिवसेना ने रविवार को कहा कि किसानों के हित में एनडीए से बाहर आने का शिरोमणि अकाली दल का फैसला सराहनीय है। हालांकि शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अकाली दल का एनडीए छोड़ना दुखद घटनाक्रम है। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए छोड़ने वाला अकाली दल शिवसेना और टीडीपी के बाद तीसरा दल है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर विवाद के चलते शिवसेना एनडीए से अलग हो गई थी। राउत ने कहा कि शिवसेना और अकाली दल एनडीए के स्तंभ थे। दोनों दल भाजपा के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहे थे, जबकि अन्य दल सत्ता में भागीदारी के लिए आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल पर लोगों के सवालों पर घिर गए भाजपा विधायक, नहीं दे पाए कोई जवाब। लोगों ने लगाए खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच हरियाणा के इंद्री के भाजपा विधायक राम कुमार कश्यप को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया में इसका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों ने राम कुमार कश्यप को घेर रखा है और वे कृषि बिल से जुड़े कुछ सवाल उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन इंद्री विधायक के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वीडियो में विधायक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि किसान हमारा वोट बैंक है। क्या भाजपा ऐसा कोई बिल लाकर अपना वोट बैंक खराब करेगी? इस पर लोग खट्टर सरकार मुर्दाबाद और खट्टर सरकार हाय हाय के नारे लगाने लगे। यह सुनते ही विधायक वहां से भाग खड़े हुए। इस कानून के खिलाफ भाजपा को छोड़कर सभी प्रमुख दल खुलकर एक ही तरफ आ चुके हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन कानूनों के खिलाफ पहले ही दिन से बोल रहे हैं। अकाली दल, जो कुछ सप्ताह पहले तक अध्यादेशों का बचाव कर रही थी, अब प्रदर्शनकारी किसानों में शामिल हो गई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट को लेकर पटना बीजेपी ऑफिस में हंगामा, कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री की गाड़ी को घेरा। जी हां दोस्तों, पटना के बीजेपी ऑफिस में रविवार की दोपहर खूब हंगामा हुआ। लखीसराय विधानसभा सीट से टिकट की दावेदार कुमारी बबीता के समर्थकों ने उनके लिए टिकट की मांग करते हुए बवाल काटा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की गाड़ी को लखीसराय से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक घेरे रखा। हंगामा करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान विधायक और मंत्री विजय सिन्हा अपने क्षेत्र में उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, इसलिए वहां से कुमारी बबीता को ही टिकट दिया जाए। कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में विजय सिन्हा के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी एनडीए में सीटों के बंटवारे का मुद्दा सुलझा नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव,
पासवान की पार्टी में बड़ी टूट के आसार, चिराग से नाखुश 4 एलजेपी सांसद बीजेपी के संपर्क में। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए की सहयोग लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले काफी समय से जेडीयू से नाखुश नजर आ रहे चिराग पासवान अब खुद अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। खबर है कि लोजपा के 4 सांसद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह निश्चित रूप से चिराग पासवान के लिए एक बड़ा झटका होगा। खबरों के मुताबिक रामविलास पासवान की अनुपस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर बड़े पैमाने पर विद्रोह छिड़ गया है। रामविलास पासवान पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जो खबर सामने आ रहा है उसके मुताबिक कम से कम 4 लोजपा सांसद चिराग पासवान की कार्यप्रणाली से नाखुश हैं, जो अपने पिता की अनुपस्थिति में फिलहाल पार्टी का संचालन कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। टाइम्स नाउ के प्रशांत ने बताया कि चिराग पासवान आगामी चुनावों में कुल 243 में से 141 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा और जेडीयू दोनों ही उन्हें कोई खास महत्व नहीं दे रहे हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने क्रमशः 157 और 101 सीटों से चुनाव लड़ा था, जबकि एलजेपी ने सिर्फ 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।